आज इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। ये वही भारत है जहां चाणक्य जैसे गुरुओं ने देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए विधवाओं को दोबारा शादी करने की सजेशन दी थी। जहां पर मुगल काल में ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा खेती से जोड़ा जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जा सकें। दुनिया भर में पॉपुलेशन को बढ़ाकर नई कॉलोनीज को सेटअप करने की होड़ जारी थी। यूरोप की बात करें तो वहां भी ज्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब ज्यादा बड़ी आर्मी खड़ी की जा सकती थी। और 18वीं सेंचुरी के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने बढ़ती आबादी को एक खतरा बताया था। हालांकि अपने टाइम में वो सही भी थे, लेकिन चाइना, साउथ कोरिया और जापान ने मॉडर्न टाइम्स में इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। यूनाइटेड नेशन के एक एस्टिमेट के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन 2030 तक लगभग 850 करोड़ तक पहुंच जाएगी और यही आंकड़ा 2080 तक 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन 2080 से इस सेंचुरी को खत्म होते होते ये लेवल मेंटेन रहेगा। उनका मानना है कि 23rd सेंचुरी में इस दुनिया में सिर्फ 230 करोड़ लोग ही सरवाइव कर पाएंगे, जो कि 1940 के आंकड़े से भी कम होगा। दुनिया भर में पॉपुलेशन डिबेट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर सभी की अपनी अपनी राय है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आज हम इस वीडियो में पॉपुलेशन के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है कि वहां पर ज्यादा बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन अवेलेबल रहेगी। इंडस्ट्रीज के लिए कंज्यूमर बेस ज्यादा रहेगा, मैन पावर ज्यादा होगी, मल्टी टैलेंट्स देखने को मिलेंगे, डिपेंडेंसी रेशो कम होगा। लेकिन अगर इसी की नेगेटिव साइड्स को देखें तो ज्यादा लोग होने की वजह से रिसोर्सेज पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसका भी एक्सप्लॉयटेशन और डिग्रेडेशन बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को काम और खाना अवेलेबल करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर काम ना मिला तो पूरे देश में गरीबी के बादल छाने लगते हैं और इलीगल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को डेटा और रिकॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे दुनिया की आबादी लगभग 2 गुना तक बढ़ी है। अगर जीडीपी की बात करें तो ये 5 गुना तक बढ़ा है। किसी भी देश की पॉपुलेशन एज को हम आमतौर पर 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। 15 से कम उम्र के चिल्ड्रन एंड यंग एडोलसेंट्स होते हैं। 15 से 64 साल के लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। इन्हें डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से भी जाना जाता है। 65 साल और उससे ज्यादा के लोग एल्डरली पॉपुलेशन में काउंट किए जाते हैं। अब अगर किसी देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा रहता है तो उस देश में पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब उस देश की गवर्नमेंट गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन जैसे एरियाज में सही पॉलिसीज के साथ इन्वेस्ट करे। अगर भारत की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहां पर 30% लोग 15 साल से नीचे हैं, 62% लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, जबकि 8% लोग 65 साल या उससे ज्यादा के हैं। यूएनएफपीए की एस्टिमेटेड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी 62% है वो 2030 तक 65% तक पहुंचेगा और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होगा। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड लगभग 2005 से 2006 के बीच शुरू हुआ था और ये लगभग 2055 तक जारी रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो बाकी देशों से ज्यादा टाइम तक खुली रहेगी। अगर लेबर फोर्स ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी डेमोग्राफिक डिविडेंड जरूरी होता है, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है। नतीजा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इतने बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन के साथ अगर इंडिया सही पॉलिसीज और नए रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ता है तो भारत को नया इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देखा जा सकता है, जिस तरह जापान, साउथ कोरिया और चाइना ने करके दिखाया है। इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें जो भी हमने अभी तक की हैं, इसके लिए बेटर रिक्वायर्ड पॉलिसीज की जरूरत रहती है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक बिग चैलेंज साबित होगा। माना कि भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज ध्यान दें, इस पे नज़र डालें तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। पूरे देश में हर स्टेट में ये डेटा अलग अलग है।
हमारा एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड स्किल्स के हिसाब से अभी बहुत पीछे है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी सिर्फ जॉब ओरिएंटेड फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहा है। उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी पॉपुलेशन को वर्कफोर्स में तभी कन्वर्ट कर सकती है जब वो पॉपुलेशन स्किल्ड हो, वेल एजुकेटेड हो। इसीलिए एमएनसीज भी भारत में अपनी इंडस्ट्रीज को तभी आगे बढ़ाएंगी जब यहाँ उन्हें रिक्वायर्ड स्किल्ड फोर्सेस मिलेंगी। ये काम चाइना ने 1980s में करना शुरू कर दिया था। हम बात तो वेस्टर्न वर्ल्ड की बराबरी की करते हैं, लेकिन जेंडर गैप में हमारी हालत बेहद खराब है। भारत को नेक्स्ट चाइना, साउथ कोरिया या जापान बनना है तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। 2021 में HEFA को बनाया गया, जो हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी है, जिसे रिसर्च और इनोवेशन के लिए बनाया गया है। अगर इतने बड़े यंग पॉपुलेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनाना है तो हर 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा। इसी बीच अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा देखें तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.1 तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि भारत की पॉपुलेशन अब बढ़ने की जगह स्टेबल रहेगी। 1960 के दशक में इंडिया का फर्टिलिटी रेट 5.91 था, चाइना का 5.76 था। लेकिन चाइना ने 80s में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाकर आर्टिफिशियल तरीके से अपनी पॉपुलेशन कम की। लेकिन इंडिया ने यही काम नेचुरल तरीके से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाकर नेशनल फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर बस कमेटीज और कमीशंस ही बनाई जाती हैं। मैं पाकिस्तान की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि एज पर डेटा पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2050 तक पॉपुलेशन ब्लास्ट जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। अभी तक तो भारत टेररिज्म से लड़ाई कर रहा है, इसके बाद रेफ्यूजीज से निपटना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।